आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ भाई चंदन शर्मा। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट इशू हो चुकी है, जो कि 5 जून से 24 जून के बीच में CBT 1 की परीक्षाएं आयोजित होंगी। और अब तो उसकी सीटी भी आप जाके चेक कर सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन नंबर उसमें पुट करें और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, किस पाली में है। तो सारी चीज़ें आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है औसत। बहुत आसान टॉपिक है और अलग से कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि मैं अपने चैनल पे औसत से जो बेसिक टू एडवांस जो लेवल हो सकता है, मैं सारी चीज़ें करा चुका हूँ। पर इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ताकि आपकी एक तैयारी भी हो जाए प्रीवियस ईयर पेपर की और आपको एक आइडिया भी लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं औसत होता क्या है। तो देखो, औसत के लिए फार्मूला क्या होता है कि पदों का योग और इसमें पदों की संख्या से अगर हम भाग दे दें तो ये निकल के आता है औसत। यानी ए से अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ तो औसत बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, ये एक बेसिक फार्मूला है औसत निकालने का। मैं समझा देता हूँ कि औसत होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 छात्र हैं। ठीक है, मान लीजिए ए को मिला 6 रुपये और बी को मिला मान लीजिए कि 12 रुपये मिला और सी को मान लीजिए मिला 18 रुपये। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खुश होगा बी, क्योंकि बी को 18 रुपये मिले हुए हैं। लेकिन ए और सी ये दोनों थोड़े से नाराज़ हो जाएंगे, यानी कि हमें 18 से कम पैसे क्यों मिले हैं। तो मैंने क्या किया कि एक आइडिया निकाला कि तीनों को मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ। पैसा टोटल यही रहेगा, बस क्या करता हूँ इसी पैसे को तीनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। तो इन सब का योग अगर हम निकालेंगे तो 12 और 6 18 और 18 में 18 जोड़ेंगे तो टोटल योग 36 आएगा। अब बांटना कितने लोगों में है, तो ए बी सी यानी कि 3 लोग में है। तो 3 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 12 आ जाएगा। यानी कि मैं ए को भी 12 दे देता हूँ, बी को भी 12 दे देता हूँ और सी को भी 12 दे देता हूँ। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगा और अब किसी की नाराज़गी भी नहीं रह जाएगी कि आपने हमें उससे क्यों अधिक दिया या हमें उससे क्यों कम दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो औसत बेसिकली होता क्या है कि किसी भी योग को या संख्या को आप जितने लोग हैं उनके बीच में बराबर बराबर अगर आप बांट देते हैं तो यही चीज़ आपकी औसत कहलाती है। उसके लिए बेसिक फार्मूला ये होता है। तो जितने हम क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपको एक ऑनेस्ट तरीके से, जो कि एग्ज़ाम में आप एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं, मैं वो तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि आप बेसिक तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बेसिक जानते ही होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 क्रमागत जो संख्याएँ हैं उनका औसत अगर z है तो अंतिम 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना। ठीक है, तो क्रमागत एक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं संख्या मान लेता हूँ कि 1 2 3, यानी कि ये तीनों संख्याएं क्या है, क्रम से हैं। यानी 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं होती हैं। इसको बेसिक करने का तरीका है कि आप पहली क्रमागत संख्या x मान लीजिए, तो दूसरी क्या हो जाएगी, उसमें 1 जोड़ते जाइए। तो तीसरी क्या हो जाएगी, उसमें 1 जोड़ेंगे तो x+1, उसमें 1 जोड़ेंगे तो x+2 हो जाएगा। ऐसे करके आपकी संख्या मिलती जाएगी। पर हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए, कभी भी अगर कोई भी अगर दिया हो क्रमागत संख्या और उसका औसत आपको दे दिया हो, z a b c कुछ भी दिया हो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना दिया हो तो हम अपनी तरफ से कोई भी क्रमागत संख्या मान लेंगे। तो 7 क्रमागत संख्या कह रहा है तो मैं 7 मान लेता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यही वो 7 क्रमागत संख्या है। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, तो हम पदों का योग निकालेंगे, फिर पदों की संख्या से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल के आता है। ये बेसिक फार्मूला है। लेकिन औसत निकालने का एक और तरीका क्या होता है कि जब भी आपके जो भी अनुक्रम दिए हैं अगर उनके बीच में गैप अगर सेम है तो क्या करेंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे और अंतिम वाले को पकड़ेंगे, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे। यानी कि सबके बीच में 1 1 का गैप है, तो मैं क्या करूँगा, 1 और 7 को जोड़ के और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/2, यानी कि 4 इसका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 औसत निकल के आ जाएगा। ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो भी आपके अनुक्रम दिए हैं अगर उनमें पदों की संख्या विषम है और उनके बीच में गैप सेम है तो जो बीचों बीच वाली संख्या होगी वहीं क्या हो जाएगी, आपकी औसत हो जाएगी।
ये दो तरीके हैं। इन दो तरीकों जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है, तो यहाँ से पहली 5 संख्याएं क्या हो जाएंगी, 1 से 5 हो जाएंगी। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो 3 बीचों बीच में, तो 3 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो कह रहा है कि z है, तो इस z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम माने उसके हिसाब से 3 हो जाएगी। तो आगे आपसे पूछ क्या रहा है, तो अंतिम जो 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। अंतिम 3 मतलब 5, 6 और 7। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, तो इनका औसत बीच वाली जो संख्या इन तीनों के बीच में जो है वो 6 है, यानी इनका औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, वो भी किसके फॉर्म में बताना है, तो z के फॉर्म में। तो z की वैल्यू i कितनी है, तो 3 i है। तो इस 6 को z के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो इस 6 को आप लिख सकते हैं 3 + 3 लिख सकते हैं, और इस 1 3 को क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो इस 6 को क्या लिख सकते हैं, z + 3 लिख सकते हैं। तो z + 3 दिया किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा तरीका है औसत के क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो कि आरोही क्रम है k है। तो 3 मतलब कोई भी मान लीजिए, 1 2 3 मान लीजिए, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो k के बराबर हो जाएगी। कह रहा है कि यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए, तो कह रहा है कि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद के 2, तो इसके तुरंत बाद क्या 2 आएंगी, तो 4 और 5 आएंगी, तो शामिल कर लिया जाए। तो कह रहा है कि प्राप्त होने वाला नया औसत कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए अब इन सब का औसत कितना हो जाएगा, तो मैं बताऊं 5 पद हैं, सबके बीच में गैप जो है वो सेम है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, मिड वाली संख्या यानी कि 3, इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो अब इस 3 को लिख क्या सकते हैं, तो देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और इस 2 की वैल्यू क्या है, k है। तो आंसर क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा। और k+1 दिया किस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि औसत के सवाल कितने आसान तरीके से बनाए जा सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है आप ये भी देख सकते हैं कि सारे एनटीपीसी में पूछे गए हैं। और अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो पहला गुणज जो हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 14 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 7 के 21, ऐसे करके आपका 20वां गुणज जो होगा 7 × 20 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि सबके बीच में 7-7 का गैप है। तो मैं बताया हूँ कि अगर अनुक्रम ऐसा हो कि सबके बीच में सेम गैप हो, तो आप पहली वाली संख्या को पकड़िए और अंतिम वाली संख्या को पकड़िए और इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए तो 7 + 7 × 20 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दोनों में दिख रहा है आपको कि 7 कॉमन है, तो 7 को बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा 20, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 21 इसको लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 7 × 7, 7 दूना के 14, 147 और बटा 2 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14 और 2 3 6 हो जाएगा, 1 10, 2 5 10, यानी कि 73.5 क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो एक नज़र ऑप्शन पे जरूर देखते जाइए, इससे क्या हो जाएगा, आपका कुछ समय बच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी जो संख्या है और सबसे छोटी जो संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, इसका मतलब 50 क्या होगा, एकदम बीचों बीच होगा। तो इसके बाद की 2 संख्या क्या हो जाएगी, तो 51 हो जाएगी और 52 हो जाएगी। इसके पहले की संख्या क्या हो जाएगी, तो 49 हो जाएगी और 48 हो जाएगी। तो ये 5 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 52, और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल यानी कि 48, इन दोनों का गुणनफल यानी कि 52 और गुणे 48 इनका गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल। तो चौथी संख्या है आपकी 51, दूसरी संख्या है 49, इनके गुणनफल का अंतर आपको बताना है। तो बस गुणा करके इनका अंतर निकाल दीजिए। तो देखिए एक तरीका ये है कि आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए और गुणा करके अंतर निकाल दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप इकाई के अंक से चेक कर लीजिए। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16 यानी कि 6 आएगा, और 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 16 में से अगर हम 9 घटाते हैं
तो 9 और 7 16 यानी कि 7 आना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो 7 किसी में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 9 है यानी इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो बड़ा होगा इस 6 वाले से। तो 9 में से 6 अगर घटा देते हैं तो -3 आता है। तो -3 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करना कैसे है, तो मैं एक गुणा करके दिखा देता हूँ आपको। 52 में 48 का गुणा करना है। तो क्या करिए कि 8 में 2 का गुणा करिए, तो 8 दूना के 16, एक कैरी हो जाएगा। फिर 8 में 5 का, फिर 4 में 2 का, साथ में करिए, तो 8 5 40 और 4 दूना के 8 48 हो जाएगा। और एक जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। 4 कैरी हो जाएगा, 5 चौको 20 और 4 24, यानी कि एक लाइन में गुणा करिए, मैं ये बताना चाहता हूँ। उसी तरह आप 51 में क्या करिए, 49 का कर सकते हैं। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 9 को 9 हो जाएगा, 9 5 45 और 4 49 हो जाएगा। 4 कैरी हो जाएगा, 5 चौको 20 और 4 24 हो जाएगा। देखिए इसका 2499 आ रहा है, इसका 2496 आ रहा है। घटाएंगे तो 99 वाला बड़ा, इसका मतलब -3 आंसर आएगा। तो आप दोनों में से किसी तरीके से कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। तो मैं अभी बताया हूँ कि औसत यानी कि विषम में 5 क्रमागत संख्या यानी कि 5 विषम है, तो औसत जो होगा वो बीचों बीच वाली संख्या होगी। और आपसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। तो कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 जो है वो विषम है और औसत 100 दिया है, इसका मतलब 100 जो होगा एकदम मिड में होगा। तो इसके आगे की संख्या क्या हो जाएगी, तो 101 हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी। इसके पहले की संख्या क्या हो जाएगी, तो 99 हो जाएगी। और इससे पहले क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये पांचों क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी जिनका औसत 100 होगा। आपसे पूछ कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का जो माध्य है वह 22 है। तो कह रहा है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है पहले मैं वैसा लिख देता हूँ कि 30 अंकों की परीक्षा है और ए द्वारा 40 छात्रों वाली कक्षा ए है, जिसमें संख्या क्या है छात्रों की 40 है और इनके जो माध्य हैं वो कितना है, तो 23 है। इसी तरह बी है तो जिसमें कितने छात्र हैं, तो 45 छात्र हैं और इनका माध्य कितना है, तो 22 है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनको मिला के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि इन दोनों को मिलाने के बाद से जो माध्य आ रहा है वो 22 है। ठीक है, इसमें वेटेज एवरेज का फार्मूला लगा देता हूं। तो ये जो कम वाली वैल्यू है आप उसको भी मान सकते हैं या अधिक वाली वैल्यू है उसको भी मान सकते हैं। तो मैं 22 मान के सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 45 लोगों पे 22 है, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 23 यानी कि एक अधिक हो गया। कितने लोगों पे अधिक हो रहा है, तो 40 लोगों पे अधिक हो रहा है। इसका मतलब टोटल कितना अधिक होगा, तो 40 अधिक होगा। अब इस 40 को बांटा किस में जाएगा, तो ए और बी दोनों में बांटा जाएगा। तो 40 ए में है और बी में 45 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। तो जो नया औसत निकल के आएगा इन दोनों का मिलाने के बाद वो कितना निकल के आ जाएगा, तो 22 + 40/85 हो जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दें तो 5 से कट करेंगे तो 5/40 हो जाएगा और 17 × 5 = 85 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 में 2 का गुणा करेंगे तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 17 दूना के 34 और 3 37 हो जाएगा और +8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 17 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 374 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा और बटा 17 हो जाएगा। ये टोटल ए और बी दोनों कक्षाओं को सम्मिलित रूप से इनका औसत निकल के आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्त माध्य जो कि 382/17 निकल के आया है और कक्षा ए के प्राप्तांक जो कि 23 है, इनके बीच में अनुपात पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए। तो 382/17 अनुपात किससे निकालना है, तो 23 से। तो इससे 17 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 382/23 और गुणे 17 हो जाएगा। अब 382 अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यही इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 382 अनुपात 391 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 25 है, और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 70 है। तो कह रहा है कि दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का माध्य कितना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वेटेज एवरेज का फार्मूला मैं लगा दूंगा कि 100 छात्रों ने कितना अंक प्राप्त किया है, तो ये 25 इनका माध्य है। 50 छात्रों वाली दूसरी क्लास है, उसमें जो इनका माध्य है वो 70 निकल के आया है। तो कह रहा है कि दोनों का सम्मिलित रूप से, तो मैं मान लेता हूँ कि जो एवरेज है वो क्या है, 25 है। तो इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ 25 से कितना बढ़ रहा है, 70 होने के लिए कितना बढ़ेगा ये, तो 25 दूना के 50 और 20 70 यानी 45 बढ़ रहा है। तो 45 कितने लोगों पे बढ़ेगा, तो 50 लोगों पे। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो 50 गुणे 45 बढ़ जाएगा ये। अब इसको बांटना कितने लोगों में है, तो 100 एक कक्षा में छात्र हैं और दूसरी अन्य कक्षा में 50 छात्र हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो 150 छात्रों में ये बांट दिया जाना चाहिए। तो भाग करेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 3 से 45 में भाग करेंगे तो 15 × 45 हो जाएगा, यानी कि 25 जो हमने माना था वो 25 ना होकर उससे 15 अधिक हो जाएगा। तो 25 में 15 अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा। यानी कि कुल अंकों का जो माध्य होगा वो कितना हो जाएगा, 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं, तो देखिए 100 छात्रों का जो औसत दिया है वो 25 दिया है, तो इसमें 25 से गुणा करके टोटल योग निकाल लेंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। इसी तरह 50 छात्रों का 70 दिया है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 3500 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 0 0 5 5 10 3 2 5 और 1 6, यानी टोटल योग कितना हो जाएगा, तो ये टोटल योग हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब जो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो 100 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, तो 150 हो जाएगी। तो 150 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 15 चौको 60 यानी कि 40, इस तरीके से भी इसका माध्य निकल के आ जाएगा। तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो औसत घटकर कितना हो जाता है, तो 88.25 हो जाता है। तो कह रहा है कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो देखिए मैं इसको बेसिक से बिल्कुल नहीं करूँगा। 3 विषय हैं, कौन कौन से हैं, तो मैथ, साइंस और इतिहास यानी हिस्ट्री। इन तीनों का औसत क्या है, तो 89 है। अब एक भाषा का विषय क्या कर दिया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि हिंदी को जोड़ दिया जाए, तो हिंदी को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो अब औसत कितना हो जाता है इन चारों का, तो 88.25 हो जाता है। इसका मतलब ये जो पहले औसत 89 था, अब ये घट के 88.25 हो गया है। तो देखिए 89 से 88.25 होने में कितना घट रहा है, तो 0.75 घट रहा है। तो कितने लोगों पे घट रहा है, तो इन 3 लोगों पे घट रहा है। तो 3 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, और 7 × 21 और 1 22 हो जाएगा। यानी कि 2.25 क्या हो जाएगा, इन लोगों में से लिया जा रहा है। इन लोगों में से 2.25 लिया जा रहा है। यानी कि ये जो औसत 88.25 आया है, इसी में से 2.25 अगर हम घटा देंगे तो हिंदी में प्राप्त अंक मालूम हो जाएगा। तो घटा दीजिए, तो 2.25 अगर इसमें से हम घटाएंगे तो ये 0 0, 88 में से 2 घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 86 हो जाएगा। यानी कि हिंदी में उसने कितने नंबर प्राप्त किए होंगे, तो 86 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन में कि औसत का मतलब अगर 89 है, तो मैं मान लेता हूँ कि मैथ में भी उसने 89 प्राप्त किया है, साइंस में भी 89 और हिंदी में भी 89 प्राप्त किया है। अब ये जो औसत है, अभी औसत क्या हो जाता है, तो 88.25 हो जाता है। यानी कि 88.25 सबको मिल जाता है। तो देखिए इनमें तो कमी हो रही है, तो पर पर्सन कितने की कमी हो रही है, तो पर पर्सन 0.75 की कमी हो रही है। तो 3 लोगों में कमी हो रही है,
तो इस 3 से गुणा करेंगे यानी कि 2.25 की कमी हो रही है। इसका मतलब ये जो हिंदी में 88.25 हमने माना था वो 88.25 ना होके बल्कि इन तीनों से मिलकर 2.25 ले रहा है। इसका मतलब इसके पास एग्जैक्ट कितना रहा होगा, तो 88.25 में से 2.25 घटा देंगे तो ये हमारा आंसर 86 निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 68 है। बाद में यह पाया गया कि अंक 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था। तो देखिए 25 को गलती से 45 पढ़ लिया गया था, इसका मतलब कितना अधिक पढ़ लिया गया था, तो 45 में से 25 घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 अधिक पढ़ लिया था हमने। यानी कि जो भी औसत आएगा वो उससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमने अधिक कम पढ़ना चाहिए था 25 लेकिन हमने 45 पढ़ लिया यानी कि अधिक पढ़ लिया है। तो कितने छात्रों पे ये 20 बटा होगा, तो छात्रों की संख्या है 40, तो 40 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5 होती है, यानी सब में से क्या हो जाएगा, अब 0.5 घट जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट औसत निकालनी है, सही औसत निकालनी है तो औसत पहले आया कितना था, तो 68 आया था, तो 68 ना होके इसमें से 0.5 घट जाएगा। तो 68 में से 0.5 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 67.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी, क्यू और आर का जो औसत है वो 58 किलोग्राम है। यदि पी और क्यू का औसत क्या है, तो 54 किलोग्राम है, तथा क्यू और आर का औसत जो है वो 48 किलोग्राम है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे क्यू का भार पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है कि पी क्यू आर का औसत अगर 58 दिया है तो 58 में 3 का गुणा कर दीजिए तो ये टोटल निकल जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 24, 2 हो जाएगा, 5 × 15 और 2 17 यानी 174 हो जाएगा टोटल भाग। अब क्या करें, पी और क्यू का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, तो 54 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 54 गुना के 108 हो जाएगा, यानी इन दोनों का योग हो जाएगा। अब Q और R का औसत कितना दिया है, तो Q और R का औसत दिया है 48, 48 में 2 का गुणा करेंगे तो 96 क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। तो अब अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो देखिए P प्लस Q कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, तो 2Q और प्लस R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 204 हो जाएगा। लेकिन आना कितना चाहिए था, 174 आना चाहिए था इन तीनों का। तो ये अधिक क्यों आ रहा है, क्योंकि Q को हमने 2 बार जोड़ लिया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि P प्लस Q प्लस R प्लस Q लिख सकता हूँ बराबर 204 लिख सकता हूँ। अब P प्लस Q प्लस R का योग कितना है, तो 174 है। तो Q का मान निकालने के लिए बस इसमें से क्या करेंगे, 174 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, तो यानी कि 30 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका था, आपने बेसिक तरीका सीख लिया। एग्जाम में आप कैसे करेंगे, तो देखिए P Q R इन तीनों का औसत भार 58 है, तो मैं सबको 58 दे देता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। अब कह रहा है P और Q का जो औसत भार है वो क्या है, 54 है, तो लिख देता हूँ 54 है और ये 54 है। ठीक है, आगे कह रहा है कि Q और R का जो औसत भार है वो 48 है, तो ये 48 है और ये 48 है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे कि पहले इस ऊपर वाले को ध्यान से देखें, ये हमारा एग्जैक्ट औसत है। ठीक है, तो देखिए ये 54 है, तो इसको क्या होना चाहिए, 58 होना चाहिए। तो इसको 58 करने के लिए क्या करेंगे, 4 देना पड़ेगा, तो इसको मैं 58 बना लेता हूँ। तो ये 4 आएगा कहाँ से, तो इस 54 में से 4 हटा देंगे यहाँ से, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 48 है, इसको 48 ना होकर कितना होना चाहिए, 58 होना चाहिए। तो यानी कि इसमें 10 दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और ये 10 कहाँ से घटेगा, तो इस 48 में से 10 घट जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस Q को भी तो 58 होना चाहिए, क्योंकि P और R तो 58 हो गए हैं, इस Q को भी 58 होना चाहिए। तो Q को अगर 58 कर देता हूँ तो इस 8 से अगर इस 50 में जोड़ दूंगा तो ये 58 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 30 बचेगा, और यहीं क्या हो जाएगी, यहीं क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि सबको 58 दे दिया है, 30 बच रहा है, और यहीं क्या 30 जो बच रहा है यहीं क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्योंकि Q को 2 बार हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो एक बार 58 हो गया तो जो बचेगा वो भी तो Q ही होगा, यानी कि बचेगा क्या, तो 30 बचेगा, वहीं Q का भार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का जो माध्य है वो 14 है। उसके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। कह रहा है कि बच्चों और दादा दादी की आयु का जो माध्य है वो बताइए। देखिए 9 जो बच्चे हैं इनका जो औसत है वो 14 दिया, ठीक है। ये दादा हैं और ये दादी हैं, ठीक है। तो दादी और दादा की जो आय है उनको दिया है तो 71 दिया है, दादी की दिया है 67 दिया, ठीक है। तो अब मैं मान क्या लेता हूँ कि सबका जो औसत है वो मैं मान लेता हूँ कि 14 है। ये मैंने माना है कि सबका औसत 14 है। वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये कितना अधिक है 14 से 71, तो घटा दीजिए। तो 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी कि 57 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसी तरह 67 कितना अधिक हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 67 में से 14 घटा दीजिए तो 7 में से 4 घटाएंगे 3, 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी कि 53 ये अधिक होगा, ठीक है। तो दोनों का योग निकाल देंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, तो 5 5 10 और 7 3 10, यानी कि 110 अधिक हो जाएगा। अब ये जो 110 आया है वो कितने लोगों में बटेगा, तो 9 जो बच्चे हैं उनमें एक दादा और एक दादी, यानी कि टोटल 10 और 1 11 लोगों में बटेगा। तो हम 11 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी सभी को कितना मिलेगा, तो 10 10 सभी को मिलेगा। तो जो हमने औसत 14 माना था ये 14 ना हो कि इससे 10 अधिक आएगा, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, माइनस में आता है तो घटा देते। तो 14 में 10 अगर हम जोड़ देंगे तो आंसर क्या, तो 24 वर्ष क्या हो जाएगी, सबकी औसत आयु हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते थे तो बस इसमें गुणा करते जाइए। तो 14 नामा क्या होता है, 126 होता है, 126 लिख लेंगे और इसमें 71 जोड़ देंगे, इसमें 67 जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 14 को 4 हो जाएगा। ये 7 2 9 9 6 15 और 1 16 को 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 264 हो जाएगा सबका योग। तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, जो कि 264 आया, और पदों की संख्या तो 9 10 और 1 11, 11 से भाग दे दीजिए तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 4 44, 11 44, यानी कि इस तरीके से भी आपका आंसर 24 आएगा अगर आप बेसिक से भी करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है तथा विकेट कीपर की जो आयु है वो कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। तो कह रहा है कि पूरी टीम की औसत आयु कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए जो कप्तान है उसकी आयु कितनी है, तो 35 वर्ष है, और जो विकेट कीपर है उसकी आयु कितनी है, तो इससे 5 वर्ष अधिक, यानी कि 40 वर्ष है। अगर इन दोनों को अगर हटा दिया जाता है तो औसत आयु में क्या होता है कि 3 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी कि इन दोनों अपने साथ कितना लेके चले जाएंगे, जोड़ देते हैं इन सबको तो 40 और 70 5 75, यानी कि अगर ये 75 लेके चले जाते हैं तो बचे जो 9 लोग हैं उनमें कितने की कमी होती है, तो 3 की कमी होती है। तो इस 9 लोगों में 3 की कमी होती है, इसका मतलब टोटल कितनी कमी होगी, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे, यानी कि 27 की कमी हो जाएगी टोटल 9 लोगों पे, ठीक है। तो कह रहा है कि पूरी टीम की आयु कितनी होगी। तो देखो अगर ये अपने साथ 75 न ले जाके, जो दोनों लेके जा रहे हैं 75, वो 75 न ले जाके अगर इन सबको 27 दे के चले जाते तो पिछली जो औसत आयु थी और अब की जो औसत आयु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ये अपने साथ 75 लेके दोनों चले जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, इनको 27 हम दे देते हैं पिछली औसत आयु निकालने के लिए। तो 75 में से 27 अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी कि 48 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग निकल के आ जाएगा, तो आयु कितनी हो जाएगी इनकी औसत, तो 48 बटा क्या करेंगे हम 2 कर देंगे, तो 48 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि पहले जो औसत आयु थी वो पूरे टीम की कितनी थी, 24 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 रुपये खर्च करता है। कह रहा है कि किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को अगर 4500 करना है तो छठे महीने में कितना खर्च करना उसको चाहिए, ठीक है।
तो देखिए 5 महीने का आपका खर्च दिया है और छठवें महीने के बाद खर्च कितना होना चाहिए, तो 4500 औसत निकल के आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं सबको 4500 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये कितना अधिक है, तो ये 4500 से कितना अधिक है, तो 100 अधिक है, तो 100 यहाँ पे प्लस में लिख लेता हूँ मैं। ये कितना अधिक है, तो 5 और 6 1100 अधिक है, तो 1100 प्लस में लिख लेता हूँ। और ये कितना अधिक है, तो ये 300 अधिक है, तो ये प्लस में 300 लिख लेता हूँ। ये कितना कम है, तो कम अगर होगा तो माइनस में लिख लूँगा। तो 38 और 2 4000 हो जाएगा, और 500 यानी कि 700 कम है तो 700 लिख दूंगा। और ये 6000 कितना अधिक है, तो 1500 अधिक है, तो प्लस में क्या लिख दूंगा, 1500 लिख दूंगा। ठीक है, अब देख ले रहा हूँ कि नेट चेंज कितना आ रहा है। तो नेट चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस 700 को 1100 में से घटा दीजिए तो 400 बचेगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 7 और 1 800 हो जाएगा। 1500 में 800 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी 2300 हो जाएगा। यानी कि जो भी अगर 6 महीने बाद अगर औसत खर्च 4500 करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको 2300 रुपये कम करना पड़ेगा। तो 2300 रुपये कम किससे करेगा, तो ये 4500 से क्या करेगा, 2300 रुपये कम करेगा। तो इसी में से बस घटा देंगे 2300, तो घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0 0 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 2, यानी कि छठवें महीने उसकी जो खर्च होगी वो कितने की करेगा, अगर 2200 की करता है तब जाके छठवें महीने बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में 2200 दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है तथा अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैं अभी बताया था, मैं उसी तरीके से करूँगा। तो 21 जो प्रेक्षण है इनका माध्य दिया है 42 दिया है, और कह रहा है कि स्टार्टिंग के जो पहले 11 प्रेक्षण हैं इनका जो माध्य है वो कितना दिया है, तो 50 दिया है। और कह रहा है कि अंतिम जो प्रेक्षण हैं 11 उनका जो माध्य दिया है वो 35 दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 11वां प्रेक्षण क्या होगा, यानी कि देखो यहाँ पे भी 11 को जोड़ लिया गया है और यहाँ पे भी 11 को जोड़ लिया है। तो बेसिक तरीका ये है कि इन दोनों का आप गुणा करिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए, फिर इन दोनों का गुणा करिए और इन दोनों का योग निकाल लीजिए, और इसमें से ये जो आया है योग घटा दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है, पर मैं उस तरीके से नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि देखिए 42 से क्या हो रहा है, 50 हो रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है, तो 8 अधिक हो रहा है। तो कितने पे अधिक हो रहा है, तो 11 लोगों पे, यानी कि 11 8 88 अधिक हो रहा है। इसी तरह ये 35 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, तो 5 और 2 7 कम हो रहा है, कितने पे, तो 11 लोगों पे, यानी कि 77 की कमी हो रही है। तो नेट चेंज कितने का आ रहा है, तो नेट चेंज आ रहा है कितने का, तो ये आ रहा है 11 का नेट चेंज आ रहा है प्लस में। मतलब ये जो 11 आ रहा है चूँकि प्लस में आ रहा है, तो जो औसत 42 है उसी में क्या करेंगे हम 11 जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 11वां पद होगा, जो कि दोनों में कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 में 11 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 1 5, यानी 53 क्या हो जाएगा, 11वां पद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। अगर ये माइनस में आता तो बस घटा देते। ठीक है, ये एक बहुत आसान तरीका है इस तरह के क्वेश्चन करने का। बाकी अगर आप इसको बेसिक तरीके से करना चाहते थे तो बस मैं दिखा देता हूँ बेसिक से कैसे कर सकते हैं। 42 में 21 का गुणा करेंगे तो योग कितना हो जाएगा, तो 21 दूना के 42 हो जाएगा, 4 कैरी 21 चौक 84 और 4 88 हो जाएगा, यानी कि 882 से इसका योग हो जाएगा। इसका हो जाएगा 11 5 55, यानी कि 550 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 हो जाएगा, ये 8 5 13 को 3 हो जाएगा, एक कैरी 5 3 8 और एक 9 हो जाएगा, यानी कि 935 हो जाएगा। और इसका योग कितना आ गया, तो 882 आ गया। 11वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 935 में से 882 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 8 5 13 5, यानी 53 भी इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए तालिका के रूप में मैंने एक हर एक टाइप इस वीडियो में लिया है कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपके अवसर से पूछे जा सकते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर एग्जाम में किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका की एक हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रियों की संख्या और उनका जो वजन है जो कि किलोग्राम है वो दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि यात्रियों की कुल संख्या 40 है, तो तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि सभी 40 यात्रियों का औसत वजन कितना है।
ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने का जो बेसिक तरीका है कि आप इन सब का गुणा करते जाइए, जितना गुणा करके आएगा सबको जोड़ लीजिए और जो नंबर ऑफ पैसेंजर जो कि 40 हैं उससे भाग दे दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक तरीका है, ये आप कर सकते हैं इस तरीके से, पर मैं बेसिक यहाँ पे बताऊंगा नहीं। मैं जो तरीका बताऊंगा आप देख सकते हैं कि सारे जो आंसर हैं वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो सारे आंसर 70 के आसपास हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि इनका औसत क्या है, 70 है। ये ऑप्शन को देख के मैंने माना कि इनका औसत 70 है। ठीक है, तो ये कितना अधिक है, तो ये 20 अधिक है। तो कितने पे अधिक है, 4 पे अधिक है। तो 20 चौके क्या हो जाएगा, 80 अधिक हो जाएगा। तो 80 में प्लस में लिख लूँगा। ये कितना कम है, तो 10 कम है। कितने पे, 15 लोगों पे। तो 15 दहाँ 150 क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊँगा। तो ये 5 अधिक है 6 लोगों पे, तो ये 30 अधिक हो जाएगा। इसी तरह ये 8 अधिक है कितने लोगों पे, 5 लोगों पे, तो क्या हो जाएगा, तो 8 पचे 40 अधिक हो जाएगा। तो 40 लिख दूंगा। इसी तरह ये 2 अधिक है 3 लोगों पे, तो 6 अधिक हो जाएगा। और ये कितना कम है, तो 5 करेंगे तो 50, 60, 70 यानी 25 कम है। कितने पे, 7 पे। तो 25 से क्या होता है, 175 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब इन सब को जोड़ के हम देख लेते हैं कि नेट चेंज किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो देखिए 150, तो देखिए 8 और 4 12, अब 12 और 3 15 यानी 150, 150 कैंसिल हो जाएगा। 175 में से अगर मैं 6 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो 169 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा। यानी कि सब में से 169 क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो अभी कितने लोगों में से माइनस होगा, तो 40 लोगों में से। तो 40 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 40 से भाग करेंगे तो पहले 4 से भाग कर लेते हैं। तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी के 8, 2 20, 4 पचे 20, और नीचे 10 बचा है। तो 10 से भाग करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, एक स्थान और इधर खिसक के आ जाएगा, यानी कि -4.225 क्या हो जाएगा, ये सब में कमी होगी। ठीक है, तो 70 में से क्या करेंगे, हम 4.225 घटा देंगे। तो 70 में से 4.225 घटाएंगे तो अगर 5-20 को अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूँ तो ये हो जाएगा 65 दशमलव समथिंग करके आएगा। 65 दशमलव समथिंग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने के अलावा कोई और बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप बेसिक से करेंगे उसमें समय लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर उसको जोड़ना है, फिर 40 से भाग करना है। ठीक है, ये एक बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों के एक समूह का जो औसत है वो 10 है और 3 प्रेक्षणों के एक अन्य समूह का औसत 5 है, तो इन दोनों समूहों के संयुक्त जो समूह है उसका माध्य कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँगा। तो 7 जो है प्रेक्षणों का औसत माध्य 10 है, 3 प्रेक्षणों का औसत माध्य, तो मैं लिख लेता हूँ 7, इनका औसत 10 है, 3 जो प्रेक्षण है इनका औसत 5 है। तो मैं मान लेता हूँ कि औसत क्या है, इनका 5 है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 की बढ़ोतरी हो रही है। तो कितने पे, तो 7 लोगों पे। तो टोटल कितनी बढ़ोतरी होगी, तो 7 पचे 35 की बढ़ोतरी होगी। अब इसको बांटेंगे कितने लोगों में, तो 7 3 10 प्रेक्षणों में। तो 10 से भाग करेंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 3.5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 3 8.5 क्या हो जाएगा, इनका औसत निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 संख्याओं का योगफल 1050 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना हो। ठीक, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि जो 7 संख्याओं का योगफल है तो यहाँ से औसत निकाल लेता हूँ। तो 105 और 0, इसमें से क्या करता हूँ, 7 से भाग कर देता हूँ, तो औसत निकल के आ जाएगा 7 का। तो 7 एकम में 7 हो जाएगा, 3 35, 7 पचे 35, यानी कि 150 इनका औसत निकल के आ गया। पहली 3 का औसत क्या है, तो 120 है। तो इससे कितना कम है, तो इससे 30 की कमी है। ठीक है, 30 कम है, कितने लोगों पे, तो 3 लोगों पे। तो टोटल क्या हो जाएगा, 90 की कमी हो जाएगी। यानी कि 90 ये आने वाली अन्य संख्या से ये 90 लिए होंगे, यानी कि जो भी संख्याएँ आगे आएंगी उसमें 90 हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कमी हुई है। अगर ये अधिक होता तब अन्य संख्याएं जो आती उनमें से माइनस करते। चौथी संख्या 126 है, ये 150 से कितना कम है, तो ये 150 से तो 4 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 40 50 यानी कि 24 की कमी है। यानी कि यहाँ पे भी कमी है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 90 में जोड़ देंगे। तो ये 4 हो जाएगा, 9 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
यानी कि अन्य जो अंतिम 3 संख्या होंगी वो अपने साथ 150 तो लाई ही लाई होंगी, लेकिन 114 भी अपने साथ लाई होंगी। तो 114 का अगर 3 लोगों में मैं बांट देता हूँ तो कितने कितने आएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 2 24, 3 8 24, यानी कि 38 सबको मिल जाएगा। यानी कि अन्य जो 3 संख्याएं जो हैं अंतिम की, उनका औसत क्या हो जाएगा, तो 150 तो होगा ही होगा, इसमें 38 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 188 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के माध्य क्या होगा। तो देखिए सब में m दिख रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें m आएगा। प्लस देखिए इन सबको जोड़ते जाइए तो 5 3 8 6 14 और 14 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 और 10 33 हो जाएगा, 33 और 2 35 हो जाएगा। यानी कि इन अंकों का योग 35 आ गया। इनको बांटना कितने में है, तो 1 2 3 4 5 में बांटता है, तो 5 से भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जाएगा। यानी कि जो इन सब का औसत निकल के आ जाएगा, माध्य जो निकल के आ जाएगा, वो 5 प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माध्य और औसत दोनों एक ही चीज़ होती है। माध्य मतलब मिडिल वाली संख्या, औसत मतलब भी बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है। तो इस तरीके से औसत से जितने भी टाइप बन सकते थे वो सारे टाइप मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, उस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।